नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी का हमारी इस ला क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये खास क्लास हमारी सिविल जज है, एडीपीओ है या अन्य स्टेट के कोई ला एग्ज़ाम है जहाँ पे सीआरपीसी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या लिखित में आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो उसके लिए है ये, तो केवल वही लोग देखें जो इसके लिए काम की है। ये अन्य छात्र हमारी इस क्लास को ना देखें, क्योंकि ये चैनल में जो है बहुत सारी क्लासें डाली जाती हैं। हर क्लास हर छात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो केवल हमारे ला वाले छात्र हैं जो उनको ही ये वीडियो देखना है और इसका फ़ायदा उठाना है। तो जैसा आपको मालूम है कि हमारा जो है सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, तो जो नए लोग हैं उनको हम बता दें कि हमारा ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात सीआरपीसी 1973, और इसमें हम आप बताने जा रहे हैं आपको वारंट, तो और धारा 75 से लेकर के 81 तक। तो ये वारंट टॉपिक का, गिरफ्तारी वारंट टॉपिक का हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने आपको जो है वो धारा 70 से लेकर के 74 तक में कल ही पिछली क्लास में बताया था हमने आपको ये, तो उसी का ये पार्ट 2 है। तो इसको देखने से पहले या इसके साथ साथ आप जो है वो उस वीडियो को भी देख लें, तभी आपको जो है वो जो गिरफ्तारी वारंट है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो कल के वीडियो में काफ़ी बताया था गिरफ्तारी वारंट क्या है, उसका कैसा प्रारूप होता है, गिरफ्तारी वारंट का कुछ निष्पादन की प्रक्रिया थी, गिरफ्तारी वारंट की जो है वो अवधि कितनी होती है, अगर एक बार वारंट जारी हो गया तो कितनी अवधि तक जो है वो प्रभावी रहता है, तो वो स्थिति बताई थी हमने। फिर वारंट के हमने प्रकार बताए थे कि वारंट जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो जमानती वारंट होता है, जिसमें जमानत संबंधी निर्देश होते हैं साथ में, और उस निर्देशों का पालन करने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा करके उसकी जमानत वहीं पे ले ली जाती है। दूसरा होता है आपका अजमानती, तो इसमें जो है वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और संबंध वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास, ये ऐसा स्थिति कई अन्य स्थान पर भी ऐसा हम बताएंगे आज, तो वहाँ पे पेश किया जाता है। चलिए हम चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं धारा 75 से। तो वारंट के सार की सूचना, तो बहुत सिंपल बात है ये। धारा 74 में कहा गया है कि जब जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, जो जिस व्यक्ति को वारंट के द्वारा गिरफ्तारी का उसमें नाम है, तो उसके पास जाएगा वो और उसको जो है वो इस बात की जानकारी देगा कि आपके खिलाफ़ जो है इस तरह का वारंट जारी हुआ है। उसमें मुख्य बातें ये हैं। यदि अपेक्षा करता है ऐसा व्यक्ति, तो उसको वारंट की जो है वो कापी जो है वो दिखा दी जाएगी, वारंट जो है उसको दिखा दिया जाएगा। तो धारा 75 में यही कहा गया है। सिंपल बात है, सामान्यतः ऐसा होता है, हम भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी धारा है आपकी 76, सेक्शन 76 है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। तो वारंट के निष्पादन में जहाँ पे वारंट जमानती नहीं है, अजमानती है, तो उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे जो है वो वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष जो है वो अविलंब लाया जाएगा। माने यहाँ पे 24 घंटे वाली बात लागू नहीं होती है। प्रथम दृष्टया ये देखा जाएगा कि अविलंब है ना, इसमें लिखा हुआ है कि अविलंब, माने अगर वारंट की गृफ्तारी हुई है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को अविलंब माने बिना कोई देर किए हुए जो है वो जल्द से जल्द जो है वो कहाँ ले जाएगा, जो मजिस्ट्रेट ने ऐसा वारंट जारी किया उसके सामने ले जाया जाएगा। अब एक बात और लिखी है इसमें कि यदि विलंब होता है, भाई किसी कारण से विलंब हो सकता है, तो यदि विलंब होता है तो ऐसा विलंब जो है वो 24 घंटे से अधिक का नहीं होगा। तो 24 घंटे के अंदर जो है वो पेश कर ही देना है अगर विलंब होता है तब भी। और यहाँ पे हम एक बात और बता दें कि इस 24 घंटे में जो यात्रा में लगा समय, माने जिस स्थान से उसकी गिरफ्तारी हुई है और जिस स्थान में उसको न्यायालय को ले जाना है, तो उस स्थान की दूरी में लगा समय को जो है 24 घंटे में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इस तरह हम कह सकते हैं, एक सूत्र हमने बनाया है आपका ये कि 24 घंटे प्लस यात्रा में लगा समय। तो ये सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति धारा 76 ये बोलती है कि अविलंब उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, लेकिन यदि किसी कारण से विलंब होता है तो ऐसा विलंब जो है वो 24 घंटे प्लस यात्रा में लगा समय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो आशा करते हम समझ गए होंगे आप लोग। धारा 57 में सीआरपीसी की यही बात कही गई है, हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें नेचर अलग है। इसमें प्रथम दृष्टया जो है वो विलंब जो है वो पेश किया जाना जरूरी है। अगर किसी कारण से विलंब होता है तो ऐसा विलंब जो है 24 घंटे प्लस यात्रा में लगे समय से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा सेक्शन 77 सेक्शन है। तो इसमें कहा है वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है। वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो वारंट का निष्पादन जिस न्यायालय ने जारी किया है उसके क्षेत्राधिकार भर में नहीं, बल्कि भारत के अंदर किसी भी स्थान में वारंट का निष्पादन जो है वो किया सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि वारंट का निष्पादन जो है भारत के अंदर किसी भी स्थान में किया जा सकता है। इसके पहले याद होगा आपको, हमने बताया था कि पुलिस पीछा कब तक कहाँ तक कर सकती है। पुलिस मुलजिम का पीछा जो है वो कहाँ कर सकती है, तो भारत के अंदर किसी भी स्थान में कर सकती है। या किसी को अरेस्ट करना चाहती है तो भारत के अंदर किसी भी स्थान में जाकर के उसको जो है वो अरेस्ट कर सकती है। तो वही बात यहाँ पे भी उसी के समकक्षी बात है ये कि वारंट का निष्पादन जो है वो भारत के अंदर किसी भी स्थान में किया जा सकता है। आशा आपको बन जाएगा ये। चलिए अगला हम चलते हैं। हम बात करते हैं धारा 78 की। तो धारा 78 में कहा गया कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। तो यदि न्यायालय ने कोई वारंट जारी किया है और उसका निष्पादन जो है वो उसकी अधिकारिता के बाहर होना है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है। वैकल्पिक है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि मजिस्ट्रेट क्या करता है। तो इसमें मजिस्ट्रेट को एक विकल्प दिया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे वारंट उस क्षेत्र के किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट न करते हुए क्या करेगा, सीधे डाक द्वारा जो है वो किसको भेज देगा, जहाँ पे वो वारंट का निष्पादन होना है उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधीक्षक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, या पुलिस आयुक्त। तो यहाँ पे हम बता दें कि कई ऐसे स्थान हैं भारत में जहाँ पे पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है वो लागू की गई है। तो यहाँ पे अगर पुलिस आयुक्त प्रणाली उस स्थान में लागू है तो वो पुलिस आयुक्त को भी भेज सकता है, किसके द्वारा, डाक द्वारा। और फिर जो है वो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस आयुक्त जो है वो उस वारंट का निष्पादन करेगा और शेष कागजात जो है वो मूल न्यायालय में जो है वो वापस भेज दिए जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये वैकल्पिक है, या तो न्यायालय ये कर सकता है या न्यायालय धारा 79 की प्रक्रिया भी अपना सकता है। 79 में क्या है कि अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, माने न्यायालय का विवेक है कि भले उस वारंट का निष्पादन जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होना है, लेकिन वो क्या कर सकता है, एक तो डाक वाली प्रक्रिया अपना सकता है धारा 78 में। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि वो किसी पुलिस अधिकारी को जो है वारंट निर्दिष्ट कर सकता है और फिर वो निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी उस स्थान में जाकर के वारंट का निष्पादन करवा सकता है। जैसे हमने बताया था पहले कि वारंट का निष्पादन जो भारत के किसी भी स्थान में किया जा सकता है, माने अपनी अधिकारिता के बाहर भी जाकर के पुलिस अधिकारी जो है वारंट का निष्पादन कर सकता है। अब इसमें क्या है 79 में अगर हमने 78 की प्रक्रिया नहीं अपनाई, मजिस्ट्रेट ने किसी पुलिस अधिकारी को वारंट जो है वो निर्दिष्ट कर दिया, तब क्या होगा। तो लिखा हुआ है निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी, जिस पर पुलिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट किया गया है वो क्या करेगा, उस स्थान में जहाँ पे वारंट का निष्पादन किया जाना है तो वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उस क्षेत्र के थाना प्रभारी या थाना प्रभारी से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, माने थाना प्रभारी से श्रेणी से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी ना हो, उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो सकता है या उसके समकक्ष पुलिस अधिकारी हो सकता है। तो उसके पास जाकर क्या करेगा, जो है वो पृष्ठांकन करवाएगा, है ना। तो वो अधिकारी क्या करेगा, उसको पृष्ठांकन कर देगा और उसके बाद फिर क्या होगा कि ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना, या पुलिस अधिकारी वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि अपेक्षा की जाती है उससे, जो वारंट में पृष्ठांकित कर रहा है, माने जो बाहर की पुलिस है, बाहर का आपका ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या आपका जो थाना प्रभारी है, तो यदि उससे अपेक्षा करेगा निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी कि हमारी इसमें आप जो है थोड़ा सा हेल्प कर दें, तो वो उसकी हेल्प ही करेगा।
ये उसका कर्तव्य है कि वो उसकी हेल्प करेगा। फिर देखते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि बारंट का निष्पादन बिना विलंब के किया जाना है। और यदि हमने ये प्रोसीडिंग अपनाने में कि पृष्ठांकित करवाने के लिए हम उस जिले के थाना प्रभारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाएं, तो इसमें जो है वो एक टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसका असल क्या होगा कि वारंट का निष्पादन नहीं हो पाएगा, या जो अभियुक्त इसको पकड़ना है, जो व्यक्ति इसको गिरफ्तार करना है, वो व्यक्ति कहीं पे अपने आप को अन्यंत स्थान में ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की धारा 79 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर ऐसी विलंब की स्थिति है ना, क्या लिखा हमने कि अनावश्यक विलंब की दशा में ऐसा पृष्ठांकन किया जाना जो है वो आवश्यक नहीं है ना। ये वाला पृष्ठांकन जो धारा के शुरू खंड में लिखा हुआ है आपका, है ना। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 80 की। तो ये जिले के बाहर गिरफ्तार होने के बाद की प्रक्रिया, तो हमने बताया कि वारंट का निष्पादन किसी भी स्थान में हो सकता है भारत के। तो यदि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के में जो जिला आता है, उस जिले के बाहर यदि वारंट का निष्पादन किया गया है और किसी व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया गया है ना, अजमानती वारंट था वो, तो किसी व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो लिखा है कि वारंट जारी किए जाने वाला न्यायालय की दूरी यदि 30 किलोमीटर के अंदर है, ध्यान रखिएगा ये 30 किलोमीटर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो यदि वारंट जारी करने वाला न्यायालय और वह स्थान जहाँ पे वारंट के अधीन जो है गिरफ्तारी हुई है, यदि उसकी दूरी जो है वो 30 किलोमीटर से कम है, तो फिर गिरफ्तार व्यक्ति को जो है वो वारंट जारी करने वाले न्यायालय के सामने ही पेश किया जाएगा। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, यदि दूरी 30 किलोमीटर के अंदर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में जो है वो गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ पेश किया जाएगा, तो उस स्थान के निकटतम जो भी आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, या आपका जो है वो एसपी है, या पुलिस आयुक्त है, उसके समक्ष जो है वो ले जाया जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी, एक ही बोर्ड में पढ़ाना है, बच्चों को तो सामने बैठे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको तो थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा लिखा हुआ, मैं वो जानता हूँ, कई बच्चे हमसे बताते भी हैं। तो दरअसल क्या होता है कि ये बहुत बड़ा, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ये क्लास बच्चों तक चली जाए, जो बच्चे किसी कारण से एब्सेंट रहते हैं वो इसको देख सकें, तो उसी उद्देश्य से वीडियो बनाता हूँ। तो मोबाइल से आपका ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है आपको ये साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक आध बार किताब रख करके आप इस धारा को पढ़ लें। और मैं सभी बातें, जो भी बातें बोल रहा हूँ, एक सार रूप में बोल रहा हूँ, तो वो बातें आपको जो है समझ में आएंगी और निसंदेह रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। तो धारा 80 कंप्लीट नहीं है, अगर 30 किलोमीटर के अंदर की दूरी नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को कहाँ ले जाया गया है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस आयुक्त के पास ले जाया गया है। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो वो हमारी जो वारंट की अंतिम धारा है, आपकी धारा कौन सी है, 81, वेरी गुड, है ना। धारा कौन सी है, 81। तो इसमें क्या है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसपी या पुलिस आयुक्त के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, माने कोई वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति जब उनके पास लाया जाता है ना, तो क्या है, यदि अपराध जमानती है तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यदि अपराध में जो है वो यदि अपराध जमानती है या जमानती वारंट है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उसको जो है वो जमानत दी जा सकेगी। और अगर धारा 71 की स्थिति है, माने कि वारंट जमानती है, उसमें निर्देश है कि इतने की प्रतिभूति लेकर के उसको, अगर वो देने के लिए तैयार है, रजामंद है, तो उसको छोड़ दिया जाए, तो उससे प्रतिभूति लेकर के उसको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। फिर अगला है, और छोड़ दिया जाएगा, उस तरह का बंध पत्र जो है वारंट समेत जो है वो मूल न्यायालय को जो है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि अपराध आजमानती है, यदि अपराध जो है वो आजमानती है, तो फिर उसको मूल न्यायालय में लाना जरूरी नहीं है, गिरफ्तार व्यक्ति को मूल न्यायालय में लाना जरूरी नहीं है। उस स्थान कि जो भी है, आपका पुलिस आयुक्त है या एसपी है या कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को जो है कहाँ ले जाएगा, सीजीएम, उस क्षेत्र के सीजीएम के पास या उस क्षेत्र के जो है वो सेशन न्यायालय के पास ले जाएगा। और ऐसा सेशन न्यायालय, यदि धारा आपकी जो जमानत संबंधी धारा है 437 में अजमानती अपराधों में जमानत के प्रावधान है, तो यदि कोई मामला इस तरह का आता है कि धारा 437 में जमानत दी जा सकती है इसको, तो ऐसा न्यायालय या सीजीएम है या कोई सेशन न्यायाधीश है, उसको जमानत पर जो है वो छोड़ देगा।
और जमानत संबंधी छोड़े जाने संबंधी डॉक्यूमेंट जो है वो मूल न्यायालय मतलब समझ रहे होंगे आप कि जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया उस न्यायालय में भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा था वारंट का पार्ट 2 वीडियो। और वारंट संबंधी प्रावधान हमारे जो है वो धारा 70 से लेकर के और धारा 81 तक में दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हो सकता है बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुने और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं उस बात पर विशेष जोर देता हूँ, तो उसको भी जो है वो नोट करते जाएं। कल की हमारी क्लास ही है, ऑफलाइन क्लास है, उसी का ये वीडियो है। कल हम आपको जो है वो जो आदेशिकाएँ हैं हमने समन पढ़ाया आपको, उसके बाद हमने गिरफ्तारी वारंट पढ़ाया। अब अगर इनसे भी काम नहीं चलता है ना, मैंने गिरफ्तारी वारंट जारी किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो फिर न्यायालय अगली प्रक्रिया क्या अपनाता है, तो अगली प्रक्रिया जो है वो क्या अपनाता है, उद्घोषणा, है ना, उद्घोषणा। और उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, उसके बाद कुर्की होती है, माने जो व्यक्ति भाग रहा है, अपराध किए हुए है ना, तो उसकी संपत्ति वगैरह जो है वो जब्त की जा सकती है, उसकी नीलामी हो सकती है। तो कल हमारी क्लास जो है वो उद्घोषणा और कुर्की के बारे में होगी। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप देखिएगा। तो हमारी ये क्लास कैसी लगी आपको, आप हमको ज़रूर बताएं। और कल तक हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।